कश्मीर में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी। वागरत्राल के एनकाउंटर में एक मिलिटेंट जहां बहक। मिलिटेंट की शनाख्त जैश मोहम्मद कमांडर शमीम सोफी के बतौर हुई। और हालिया सिविलियन हलाकतों पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान। कहा, सूरत हाल से डरना नहीं लड़ना है। मुल्क में हिंदू, मुस्लिम और सिखों को तकसीम करने की सियासत बताई जारी। कहा, बांटने की सियासत खत्म न हुई तो हिंदुस्तान भी न रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। हेडलाइंस आपने देखी और हेडलाइंस के बाद मुख्तलिफ खबरें भी आया चाहती हैं। जामिया मस्जिद श्रीनगर में क्या नमाज अदा होगी? हालांकि मुतल्लिका वक्फ कमेटी ने इस हवाले से ऐलान तो किया, लेकिन क्या सरकार की जानब से भी परमिशन मिली है? इस पर हम वजाहतन आप तक तफसीलात पहुँचाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज क्या बयान दिया है हालिया हलाकतों को लेकर और मुल्क की सियासत को लेकर, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले देविंदर सिंह राणा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाहदगी इख्तियार की और उसके बाद कुछ पार्टी लीडर ने कश्मीर के अंदर भी यही कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर कुछ ग्रीवेंसेस पार्टी लीडरान की हैं तो फिर उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ दिन से लगातार ये खबरें गश्त कर रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जो लीडरान है, या तो वो खुद या उनके जो फर्जंद है वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी पार्टियों में सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी का नाम लिया जाता है। हालांकि मुख्तलिफ लीडरान का नाम सोशल मीडिया पर आपने भी गश्त करते हुए देखा होगा। हमने भी इस खबर की तह तक जाने के लिए इसकी तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है कि जब हमने भी मुतलकिन के साथ बात करने की कोशिश की, या तो हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया या तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया गया। तो इस हवाले से ये खबरें सोशल मीडिया पर आज काफ़ी गश्त कर रही हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता ये लीडरान या उनके जो फर्जंद है या उनके बच्चे हैं, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहेंगे या कि फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त मेरे साथ है। सनम एजाज से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चहल पहल हम पार्टी लेवल पर भी देख रहे हैं देविंदर सिंह राणा के बाद, क्योंकि बाज हल्के ये भी कहते हैं कि अब जो कुछ पीडीपी ने सहा है वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सहना पड़ सकता है। और इस दौरान जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ लीडरान के, नौजवान लोगों के या उनके फर्जंदों के, कि वो दूसरी पार्टियों में, और दूसरी पार्टियों में ऑप्शंस दो रखे गए हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी। क्या वाकई ये इनमें इनकी शमूलियत हो सकती है? सनम एजाज से जानना चाहूंगा। सनम, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, खबरें गश्त कर रही हैं। आखिर इन खबरों के पीछे असल हकाइक क्या है? क्या वाकई इस तरह का कोई प्रेशर है? क्या वाकई इन लीडरों की दिलचस्पी है, या कि फिर इन खबरों की कोई तह तक जाने के बाद कुछ मालूमात ही नहीं है? देखिए हिलाल, अगर हम सोशल मीडिया पे बहस की बात करें तो ये बहस न सिर्फ सोशल मीडिया पे है, बल्कि गली नुक्कड़ पे है, घर में है, हर जगह पे है कि अब किसकी बारी। अब जाहिर है जब पीडीपी की तोड़फोड़ हुई थी तो तब पीडीपी के लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ये प्रेशर है उनके लीडरान पे और उन्हें मजबूर किया जा रहा है। और अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये प्रेशर है, ये सवाल है, ये बहस है, और इस बहस में बड़े नाम लिए जाते हैं, अंदाजे किए जाते हैं। और जहाँ तक देविंदर सिंह राणा का जाना और उनके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ जम्मू के और लीडरान का उनके साथ जाना, खासतौर पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सबका डिप्टी मेयर थे उनका जाना, तो उसके बाद कहीं और तरह की स्पेकुलेशंस सामने आ रही हैं। और फिर ठीक आपको याद होगा जिस दिन देविंदर सिंह राणा गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर
जो सिटिंग एमएलए रहे हैं पिछली बार, उनका ठीक उसी दिन एक वीडियो स्टेटमेंट आता है ट्विटर पे, और उस वीडियो स्टेटमेंट के हवाले से भी बातें शुरू हो गई कि आखिर ठीक इसी दिन इनका ये स्टेटमेंट, जब पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, उनका ये स्टेटमेंट के जो पीडीपी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है, तो लोगों के कान खड़ा होना शुरू हो गए कि इसके देवेंद्र सिंह राणा पे स्टेटमेंट अगर देता तो फारूक अब्दुल्ला देता, उमर अब्दुल्ला देता, अली मोहम्मद सागर देते, या कोई सीनियर लीडर, लेकिन एक सिटिंग एमएलए उसको स्टेटमेंट इन हालात में देने की क्या जरूरत है। और फिर स्पेकुलेशंस बढ़ती गई, और ये स्पेकुलेशंस वहां से निकल के शहर श्रीनगर के शहर खास तक भी पहुंची, वहां से आगे निकलते निकलते यहाँ बडगाम के एक इलाके तक भी पहुंची, वहां के एक लीडर का भी नाम लिया जाने लगा। जाते जाते पहलगाम की वादियों की भी सैर करने होने लगी कि इन तीन चार लोगों का नाम सामने आने लगा कि उनका मन बन चुका है, और वो मन क्यों, अब सवाल इंपॉर्टेंट है कि उन पर प्रेशर है या मन बन चुका है। जिन लोगों को सबसे पहले एक नाम जो बड़ा लिया जाता है वहां हम समझ सकते हैं कुछ प्रेशर वशर हो सकता है, माजी में भी कुछ प्रेशर की उन पर बात की जा सकती है, लेकिन जो तीन लोग और हैं, तीन और बड़े, जिनमें एक बड़ा है, दो सेकंड और थर्ड लाइन के लीडर हैं, सिटिंग एमएलए तो रहे हैं, लेकिन लाइन जो उनका कद जो है वो पार्टी में जरा नीचे है, तो उन तीन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रेशर तो नहीं है, शायद अपनी कुछ उनका है हालात, क्योंकि इस वक्त इधर जाना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाना या अपनी पार्टी में जाना, इन लोगों के लिए शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले चुनाव, आने वाले हालात में उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। वो वहां पे उनका वोट बैंक जो है अगले चुनाव से पहले वो डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होते हुए उनके लिए मुश्किल बन सकती है, तो फिर क्यों वो वहां जा रही है, बहुत ही सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब हमने आज उनमें से एक लीडर से बात की, तो उनका जवाब जो था वो तोड़ मरोड़ के था, और जवाब यही था कि बहुत कुछ हो सकता है। हम अंदाजा उनकी बातों से लगा सकते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। उन्हें डायरेक्टली नहीं बताया, कुछ पार्टी क़यादत पर भी इल्ज़ाम लगाया, ये भी कहना कि फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब को देवेंद्र राणा ने बड़ी कोशिश की थी कि डिनर पे चलें, वहां तक न जाना, उनको डिग्रेड करना, ये सारी चीज़ें डिग्रेड वाली बात आ गई। तो उसके बाद लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। अब ये प्रेशर है या अपनी मर्जी है या आगे के कोई सुहाने ख्वाब नजर आ रहे, उन ख्वाबों के दरमियान। लेकिन चार लोगों के नाम है, ये सीनियर लीडरान तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन सीनियर लीडरान के साथ इनका टच भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये खबरें सोशल मीडिया पर आई हैं, तो सनम हो या मैं या हमारी टीम हो, हर किसी ने कोशिश की है कि इन खबरों की सदाकत जाने। और हक ये भी है कि मुख्तलिफ लीडरान के फ़ोन कॉल्स भी हमने किए जिनके नाम इसमें जाहिर किए जा रहे हैं। हालांकि हमने नाम अभी तक जाहिर नहीं किए, लेकिन जैसा कि सनम ने कहा, गांदरबल हो या डिस्ट्रिक्ट बडगाम हो या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर हो या कि फिर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हो, इन चार जगहों से इनका ताल्लुक बताया जा सकता है। यहाँ तक कि 16 की तारीख भी बताई जा रही है कि इस दिन कोई सियासी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस खबर की तस्दीक जब हमने इनसे कराने की कोशिश की, कुछ ने कॉल किया और तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया, और कुछ ने हमारा फ़ोन रिसीव करना ही बेहतर नहीं समझा। तो इस तरह से हम भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शायद दाल में कुछ काला हो सकता है, और कोई उथल पुथल शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ दिनों के अंदर देखी जा सकती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये सोशल मीडिया पर जो खबरें गश्त कर रही हैं, उन्हीं का हवाला हम दे रहे हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वहाँ के लीडरान के साथ भी हमने बात की, तो उन्होंने भी यही चीज़ कही कि उन्हें अभी इसके हकाइक से कुछ पता नहीं है, बल्कि वो भी जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर ये खबरें देखी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें पढ़ी हैं, और ये खबरें आला क़यादत तक भी पहुंच गई हैं। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं हम जामिया मस्जिद श्रीनगर की, क्योंकि कुछ हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि जुम्मा की नमाज इज्तिमाई तौर पर यहाँ जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर मुनक़द नहीं हो रही है। न सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर, बल्कि दरगाह हज़रत बल हो या मखदूम साहब हो या इससे मुंसलिक दीगर मसाजिद हो, वहाँ पर इज्तिमाई नमाज़ों पर पाबंदी सरकार की जानिब से की गई थी, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से की गई थी, इस वजह से कि यहाँ कोविड है, और कोविड के दौरान 25 से ज़्यादा अफराद को एक साथ जमा होने के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन साबिका जुमा ने, पिछले जुमा हमने देखा कि कुछ मसाजिद के अंदर नमाजें अदा की गई हैं, और उन्हीं के पेश नज़र अब
अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर की जानब से भी एक बयान जारी किया गया। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर की जानब से बयान में कहा गया है कि आइंदा जुमा इज्तिमाई जुमा नमाज अदा करने का ऐलान उन्होंने किया है और कहा कि जिस तरह से दरगाह हजरत बल और दीगर मसाजिद में जुमा की नमाज अदा हुई, वैसे ही अब रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के पेश नज़र भी तबारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में बाजमात फर्ज नमाजें इज्तिमाई तौर पर अदा की जाएंगी। बयान में यह भी कहा गया है कि अगरचे श्रीनगर में कोविड के मामलात में भी कमी वाक़ा हो गई है, ताहम इसके बावजूद तमाम तर कोविड SOPs को अमलाते हुए जामिया मस्जिद में नमाजें अदा की जाएंगी। बयान में उम्मीद जाहिर की गई है कि इंतजामिया मीरवाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की 28 महीने की नजरबंदी को भी खत्म किया जाएगा, ताकि वो जामिया मस्जिद श्रीनगर में यानी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में वाज़ तबलीग की बरसों पुरानी रिवायत को जारी रख पाएंगे। हालांकि यह अंजुमन की जानब से यानी अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर की जानब से बयान जारी किया गया है, लेकिन हमने सरकारी स्तर पर भी इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की है। हमने वक्फ बोर्ड से बात की तो उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद श्रीनगर स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आती है, ताहम जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि ना ही उन्होंने परमिशन दिया है और ना ही उन्होंने कोई अभी पाबंदी आयद की हुई है, और ये जुमा के दिन ही देखा जा सकता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन जो अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर है उनकी जानब से जो बयान में कहा गया है उसमें यही कहा गया है कि जुमा की नमाज अब जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर इज्तिमाई तौर पर अदा की जाएगी, लेकिन उसके लिए यही शर्त रखी गई है कि कोविड SOPs पर अमल पैरा हो जाएंगे और साथ ही साथ रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के पेश नज़र भी इस मस्जिद को खोला जा रहा है। नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं एनकाउंटर की, क्योंकि त्राल के अंदर आज एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और पुलिस ने भी मज़कूरा मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक की है। आपको बताते चले कि वागर त्राल का इलाका, जहां दोपहर के बाद ही या दोपहर के वक्त ही फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहां कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी है, और फोर्सेस को जब ये इत्तला मिली तो फौरन ही उन्होंने इस इलाके को मुहसरे में लिया और मुहसरे में लेने के बाद यहां पर गोलियां चली और गोलियों के नतीजे में जवाबी कार्रवाई भी हुई, जिसके नतीजे में शमीम अहमद सोफी साकिन सतूरा त्राल मिलिटेंट जो है वो जाम बहक हुआ। मज़कूरा मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि ये जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता था और ये जैश मोहम्मद के कमांडर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था। मज़कूरा मिलिटेंट के बारे में ये भी इतलात मिल रही हैं कि वो लगभग पिछले 2 से 2.5 बरसों से यहाँ एक्टिवेट था और यहाँ पर वो सरगर्म था। तो इस तरह से पुलिस ने या फोर्सेस ने उन्हें जाम बहक करने के बाद दावा किया है कि मज़कूरा मिलिटेंट की हलाकत फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आपको यह भी बताते चलें कि वादी कश्मीर के अंदर जब से सिविलियन हलाकतें हुई हैं उसके बाद पे दर पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं और शोपियां के साथ साथ आज त्राल में भी एनकाउंटर हुआ है। तो इस तरह से एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों के मारे जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, मेंबर पार्लियामेंट भी है, और आज उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान सा पैदा हो रहा है जिसमें हिंदू, मुसलमानों और सिखों को बांटा जा रहा है। यह बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया जो श्रीनगर के अंदर हलाकतें हुई हैं जिसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी शामिल है, उनकी हलाकतें हुई हैं, उसके पस मंज़र में ही एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि यह बांटने की सियासत को बंद करना पड़ेगा, अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, इकट्ठे रहने में ही हिंदुस्तान रहेगा। हालिया हलाकतों को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सबको हिम्मत से रहना होगा और ऐसी साजिशों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें कभी कामयाब नहीं होंगी जो आम मासूम लोगों को न सिर्फ कत्ल कर रहे हैं बल्कि अमन को भी खराब कर रहे हैं। दरअसल
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बागत बरजुला के गुरुद्वारे में मौजूद थे, जहां पर एक तकरीब मुनक्कद हो रही थी जो हालिया दिनों सिख बिरादरी से वाबस्ता एक प्रिंसिपल खातून के कत्ल के बाद जो आज उनका 10वां था, और उस मुनासबत से जो बरजुला के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई, उसी तकरीब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। काफ़ी जज्बाती भी दिखे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनसे मासूम लोगों का कत्ल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात के बाद मुल्क के अंदर जो कुछ तासुर दिया जा रहा है, तो उससे मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को सिख से, सिख को मुसलमानों से अलग किया जा रहा है, यानी बांटने की सियासत हो रही है। और उन्होंने कहा कि ये बांटने की सियासत किसी भी तौर पर मुल्क के मुफाद में नहीं है, और अगर मुल्क की मुफाद ढूंढना है तो उसमें सबको एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। सबने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोग को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। सर, माइनॉरिटी से कंटिन्यूस अटैक हुआ, ये एक सिलसिला चल रहा है। सारे हिंदुस्तान में एक तूफान पैदा हो रहा है। मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है, और ये जो बांटने की सियासत है, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है, और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। जमात में लोग आते हैं और जाते हैं, जाते जाते भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। और ये देविंदर सिंह राणा के हालिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाही की बात बोल रहे थे, और उनसे ये भी कहा गया था कि जो हाल ही में ये स्पेकुलेशन चल रही हैं, तो उसके तनाजुर में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान दिया। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जम्मू गए थे, जहां पर हालिया दिनों दीपक जो मेहरचंद थे, उनके लवाहिकीन के साथ उन्होंने आज मुलाकात की। दीपक मेहरचंद वही नौजवान जो एक टीचर थे और जिसका कत्ल श्रीनगर के इलाके में हुआ था, स्कूल के अंदर हुआ था, और उसके बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके घर जाकर उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत की, और साथ ही साथ उन्हें यकीन दिलाया कि जो दीपक चंद है उनके कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही साथ उन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर लवाहिकीन के साथ है। और इस दौरान लवाहिकीन ने भी मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, और उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें मुआवजे के बतौर एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की बात बोला उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रिटर्न दे दीजिए, हमने दे दिया। अच्छा, तो आप कितना 100% सेटिस्फाई? उन्होंने बोला कोई आपको जरूरत नहीं, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ सिक्योरिटी की बात की थी वहाँ पे जो लोग नहीं, उन्होंने बोला वो हम कर रहे हैं इंक्वायरी, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी क्या आश्वासन दिया? क्या आश्वासन? हमने सिर्फ जॉब के लिए बोला है, बस, और कुछ नहीं। नाज़रीन, आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक वफद की सूरत में रामनाथ कोविंद सदर हिंद के साथ मुलाकात की, और ये मुलाकात लखीमपुर में जो हाल ही में कुछ किसानों की मौत वाक़ा हुई है उसको लेकर हुआ है। और दरअसल इस ग्रुप में या इस वफद में प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, AK एंटोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सदर हिंद से मुलाकात के दौरान दाखिला वजीर यानी MOS अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया, क्योंकि ये वही बीजेपी वजीर है कि जिसने इस वाक़े से पहले धमकी दी थी, और उसके बाद उसके बेटे ने अमली कार्रवाई करके कई किसानों को कत्ल किया। ये मुतालबा भी उन्होंने किया कि वजीर के होते हुए यानी अजय मिश्रा के बतौर वजीर होते हुए कभी भी शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की निगरानी में मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों को
जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। खुदा हाफिज।